ख्वातीन व हज़रात, दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। दास्तान गोई नाम है उस फ़न का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। दास्तानें सैकड़ों साल से सुनाई गई और 1920 में आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का इंतकाल हुआ। हमें कुछ जगह ऐसी बातें मिली हैं कि एक बार मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि मुझे आज तिलिस्म होशरुबा का एक दफ्तर मिल गया, शराब की एक बोतल मिल गई, अब मुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए। तो हाज़रीन, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपके सामने दास्तान गोई पेश करने जा रहे हैं। दास्तानें जदीद दास्तानें सुनाई गई हैं, तिलिस्म होशरुबा से दास्तानें सुनाई गई हैं, मगर आज जो हम दास्तान आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये एक खाका है, यानी स्केच है एक घुम्मी कबाबी का। तो दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि उर्दू में कहानी है तो शायद काफ़ी लोग समझ ना पाएँ। इस पूरी कहानी में बात हो रही है दिल्ली की, असली दिल्ली वालों की, जिनकी लड़ाई है असली दिल्ली वाले और जो गैर दिल्ली वाले हैं। इससे बात हो रही है उर्दू ज़बान की और उस ज़बान की जो लोग जिसको उर्दू कहते हैं। इसमें बात हो रही है एक कबाबी है और कबाबी आज जब हम ये कहते हैं इंसाफ की हम बात करते हैं, जस्टिस की हम बात करते हैं, तो कैसे एक पुराना कबाबी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, कैसे वो अपनी दुकानदारी इंसाफ पसंदी से चलाता था, ये कहानी उसके बारे में है। और ये मैं अशरफ सुबुही दहलवी साहब के बारे में बताना चाहूँगी। अशरफ, जब भी पुरानी दिल्ली की बात होती है तो बेसिकली वहाँ के बाज़ारों के बारे में लोग बात करते हैं, गलियों के बारे में बात करते हैं, कूचों के बारे में बात करते हैं, मगर वहाँ के लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो अशरफ सुबुही दहलवी साहब ने दिल्ली के निगार खाने को अफराद के ज़रिए से असरे नौ मुरत्तिब किया था। उन्हें दिल्ली के रोड़ों से इश्क है, उनमें घुसना, मालूमात हासिल करना, उनकी नफ्सियात का मुताला करना सुबुही साहब की फितरत सानिया है। अब मीर बाकर अली दास्तान गो, घुम्मी कबाबी, मिर्ज़ा चपाती, मल्लन नाई, मीर टूटरो और मिट्ठू भटियारा के खाकों में उनकी खासियत, उनकी दहलवियत है। तो हाज़रीन, यही है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। मियाँ मिट्ठू का नाम कुछ भला सा ही था, करीम बख्श या रहीम बख्श, ठीक से याद नहीं। ये ढाई के महीने से पहले की बात है। अरे वो 60 बरस से ऊपर के हुए होंगे, मगर एक अपनी गली वाले क्या जो उन्हें पुकारता मियाँ मिट्ठू कहकर, और उन्हें भी इसी नाम से बोलते देखा। अब मियाँ मिट्ठू भटियारे थे, सराय के नहीं। दिल्ली में जिनकी मोहल्ले मोहल्ले दुकानें होती हैं, तंदूर में रोटियां लगती और शोरबा पाए और ओझड़ी पकती है। अब नान बाई और निहारी वालों से इन भटियारों को ज़रा नीचे दर्जे का समझना चाहिए। तंदूर वाले तो सब होते हैं, नान बाइयों के यहाँ खमीरी रोटी पकती है, ये भटियारे बेखमीर की पकाते हैं। बस इधर आटा गूंदा, उधर रोटी पकानी शुरू कर दी। हाँ, पराठे इनका हिस्सा है। बाज तो क्या कमाल करते हैं, एक एक पराठे में 10-10 परत और खजले की तरह खस्ता। देखने से मुंह में पानी भरा है। कोरमा और कबाबों के साथ खाइए, सुभान अल्लाह। बामन की बेटी भी कलमा ना पढ़ने लगे, हमारा जिम्मा। अरे छोड़िए, बामन की बेटी कलमा मिट्ठू भटियारे के पराठे खा के पड़ेगी या घुम्मी के कबाब? भाई ये फैसला तो हमें घुम्मी की दास्तान सुनने के बाद ही करना होगा। तो हाजरीन, पेश है दास्तान घुम्मी कबाबी की। तो अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, सुन के रक्सा हो जिसको जामे शराब, वो फसाहत जुबाने दिल्ली की, वो बलागत जबाने दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब और घुम्मी का वो बयान अदब। बाद मगरिब दुकान लगाता था, ईमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों की क्या चलाता था, सीख से जब महकती बुए कबाब, दिल खिंचा जाता था बसुए कबाब। तो हाजरीन, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता? अजी जनाब, सारा शहर जानता है। जब तक ये जिंदा रहा, कबाबों की दुनिया में इससे ज्यादा दिलचस्प कोई कबाबी न था। अजी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर इधर दिल्ली दरवाजे तक और वहाँ हपश खां के फाटक तक इसके कबाब लोग चटखारे ले ले कर खाते थे। भाई छोटे बड़े अमीर गरीब
सभी पर मियाँ घुम्मी के कबाबों ने अपना सिक्का बिठा रखा था। भाई दुकानें तो आज भी हैं और कबाब भी उन पर बिकते हैं, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, ना वो घुम्मी किसी मजेदार बातें हैं और ना ही वो कबाब बेचने का ढंग है। अब मियाँ घुम्मी की सूरत ऐसी गोल मटोल थी कि खुद गोले का कबाब मालूम होते थे। शाम को 5 बजे के बाद जाड़ों में और मगरिब की आजानों के करीब गर्मियों में उनकी दुकान जमती थी। सिरी पाए घर से पका कर लाते, कलेजी, गुर्दे, बकरी के भेजे, तले हुए अलग और भुने हुए अलहायदा सीनियों और पतीले में रखे हुए होते। अब कीमा सीख पर चढ़ाते जाते और आप ही आप बड़बड़ाते रहते। बातें ऐसी साफ सुथरी जबान में आवाज को झोल दे दे कर किया करते, किले की बोलियों ठोलियों का लुत्फ आ जाता। अब तो वो उर्दू ही सुनने में नहीं आती। बोलने वाले ना रहे, समझने वाले कहाँ से आए। तो हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों के दिन थे। भाई बड़ी बड़ी दूर से लड़का आया हुआ था। तालिबे इल्म पूरब के हो या पश्चिम के, घंटों में यार हो जाते हैं। जब उर्दू के पर्चे का नंबर आया तो आपस में चक शुरू हुई। भाई बहस ये थी कि उर्दू पर इन दिल्ली वालों का नाहक दावा है, अजय दूसरे इनसे अच्छी जानते हैं। गोया उस्तादों को मुंह चढ़ाने वाले शागिर्द भी अल्लाह की शान मियाँ मिट्ठू बनने लगे। और यूं वो मेरी कम मानने वाले थे, मियाँ कागा रोल में मेरी कौन सुनता। खैर मुझे भी एक तरकीब सूझी जनाब, और क्या खूब सूझी कि शाम को उनमें जो ज्यादा शेखी भगा रहे थे उन्हें बातों में लगा इधर उधर का चक्कर देता हुआ मियाँ घुम्मी की दुकान पे जा पहुंचा। इत्तेफाकन उस वक्त उनका भी बोरा खुला हुआ था। अजी चौमुखी चल रही थी, मियाँ छेड़ दिया होगा किसी ने। अब ये तो हमें पता नहीं कि क्यों कर उर्दू मोहल्ला का दफ्तर खुला और किस पर आखिरी तान टूटी, मगर जनाब जितना भी हमने सुना सब हाजिर है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। धोबी बेटा चांद सा, सीटी और पटाख। अजी वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। आज की कहो, जिसको देखो बेनवा का सौटा बना फिरता है, ना बड़ों का अदब ना छोटों की लाज। वो ही मसल हो गई। बावले गांव एक ऊंट आया, अब लोगों ने जाना परमेश्वर आए। हज़रत हमने भी दुनिया देखी है, ये झुज्जू झोंटों में उम्र नहीं गुजारी, रांड के सांड बन के नहीं रहे। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। क्या कहा साहब? 12 बरस दिल्ली में रहे और भाड़ झोंका। अब तो जो कहो बजा है। आंख फूटी पीड़ गई। कोई दिल्ली वाला हो तो पेट में दर्द उठे। भाई कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी गंदी शीतला वैसे पूजनहार। अजी मेरी क्या पूछते हो? मैं आटे का चिराग घर रखूं, चूहा खाए, बाहर धरूं, कौवा ले जाए। अरे मैं कहता हूँ मियाँ, तुम उन्हें क्यों नहीं देखते जो आधे काजी कदवा और आधे बाबा आदम बने हुए हैं? भाई आखिर किस बुट्टे पर टिकता पानी? करगा छोड़ तमाशे जाए और वो नाहक चोर जुलाहा खाए। खैर भाई हम तो अपनी कहते हैं, जन जर जमीन जुबान कुजिया चारों के घर। मियाँ यहाँ क्या धरा है? अरे जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। मियाँ पहले बादशाही थी, अब अंग्रेजी है। कहते नहीं राजा कहे सोनिया, पासा पड़े तो दांव। अजी कालों का चिराग बुझ गया, गोरों की रत्ती चढ़ी हुई है। मैं कहता हूँ खुदा से लड़ो, खुदा से। हुकूमत उसकी जिसके हाथ में तलवार। कहते नहीं कि रानी को राना और कानी को काना। खैर तू मियाँ दिल्ली सी काबिल रह गई थी, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। भाई बकौल ज़ौक़ यार तो कबाब बेचते हैं, जिसकी जुबान 100 दफ़ा खुजाए वो हमारे नखरे उठाए। हाँ साहब आपने चवन्नी दी है। अच्छा क्या अर्ज करूं, वो गुलजार की टोली का एक पुराना लमड़ा आ गया था। भला कहो तो मियाँ गधी कुम्हार की तुझे राम से क्या कहा? अजीब पढ़े लिखो किसी तकरीर करने लगा। अजीब मैंने भी जो जरा कसकर मुजम्मिल लिए तो कहाँ टिकता, नोक दम भागा। भूस में चुंगी डाल, जमालो दूर खड़ी। लीजिए साहब आपकी बारी है। अजी कबाब भी मलाई हैं, जिगर तक सिके हुए। आप तो तशरीफ ले जाइए, मुझे तो न जाने कब तक बकवास लगेगी। अब मेरी तो पूछना ही क्या। मियाँ घुम्मी के कबाबों और उनकी चटपटी बातों का आशिक था। रात भर हो जाती तो भी वहां से न टलता। लेकिन मैंने देखा मेरे साथी भी अड़ियल टट्टू बने हुए थे। दुकान से खिसके तो लेकिन ऊपरी दिल से।
थोड़ी दूर आगे चलकर उनमें से एक साहब बोले, क्यों मिस्टर, इन तब्बाकी का नाम क्या है? घुम्मी नाम है, पकड़वाने का इरादा तो नहीं। लो, अब नाम पूछने में भी कुछ हर्ज है अरे क्या? मैं समझा शायद आप। और ये कुछ पढ़ा लिखा भी है? पढ़े लिखे की एक कही, भाई पढ़ा लिखा होता तो कबाब बेचता। अच्छा मियाँ, तो क्या वो उर्दू में बात कर रहा था? वाह वाह साहब, इसी बिरते पर तित्ता पानी, ये मुंह और मसूर की दाल, भाई दिल्ली की असली बोलचाल यही है। अच्छा, उर्दू नहीं है? अरे तुम क्या समझे भाई, समझोगे क्या खाक। तुमने जिसे उर्दू कहते हैं पढ़ी नहीं है, लेकिन अब दिल्ली में भी इस जबान के जानने और बोलने वाले तो गिनती के रह गए हैं। पढ़े लिखों में तो कोई जम ही जम दिखाई देगा। तो क्या मियाँ वो उर्दू में बात कर रहा था? हाँ, उर्दू में, और ठेठ उर्दू में। अब तुम्हारे समझ में ना आए तो इसका क्या इलाज? भाई अगर वो उर्दू में बात कर रहा था तो हमारे ना समझ में आने की क्या वजह है? भाई वजह ये कि तुम जो उर्दू पढ़ते हो वो दिल्ली वालों की उर्दू नहीं, अंग्रेजी दानों की उर्दू है। और जो किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं उनका मयार तो कुछ और ही है। अब एक जाहिल कबाबी को देखा किस सफाई के साथ कैसा बेतकार मुहावरे पर मुहावरे और ज़रबुल मसल पर ज़रबुल मसल बोलता चला जा रहा था। हाजरीन, आखिर उन्हें इकरार करना पड़ा कि नसीम दहलवी हम मौजूद बाबे फसाहत हैं, कोई उर्दू को क्या समझेगा जैसा हम समझते हैं। तो हाजरीन, घुम्मी एक कबाबी की बदौलत दिल्ली की लाज रह गई। खैर अब ऐसा भी कोई नहीं, लाग आ पड़े तो कहाँ जाएं। भाई मुटर मुटर सुना करते हैं दिल्ली वाले बेगैरत, बेहुनर, झूठे, शेखीबाज, यहाँ के बावर्चियों को खाना पकाना नहीं आता, यहाँ के हलवाई मिठाई बनाना नहीं जानते, वो नहारी जिसकी इतनी तारीफ है और वो कबाब जिस पे लोग राल टपकाए देते हैं, घुली हुई मिर्चों और जले हुए गोश्त के सिवा क्या रखा है? हाँ। क्या जवाब दें? ना ऐसे होते ना तुम पे मरते। अब तो रात गई बात गई, जो कोई जो कुछ कहे सब सच है मियाँ। हाजरीन, दिल्ली के अक्सर दुकानदारों में ये बात पहले भी थी और आज भी है कि वो ग्राहक के नंबर का ख्याल रखते हैं और वार से सौदा देते हैं। हालांकि खरीदार की वजाहत और ख़रीदारी की नौयत से उनका ये तरीक़ टूट भी जाता है, लेकिन घुम्मी अपने इस उसूल का बड़ी मजबूती से पाबंद था। उसकी नज़र में 1 रुपए और 1 पैसे के कबाब लेने वाला बिल्कुल बराबर था। अब उसे कोई अच्छा कहे या बुरा, उसके इस तरीक़ की कोई मजम्मत करे या तारीफ, जनाब वो बड़े से बड़े मोटर में बैठकर आने वाले की परवाह नहीं किया करता था। जी हमने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। मियाँ अगर ऐसी जल्दी है तो कहीं और से ले लो, मैं तो लंबर से दूंगा। हालांकि मैं उसका लगा बंधा ग्राहक था और उसको मेरी खातिर भी मंजूर थी और वो मुझे ज़्यादा दही लगाकर हल्की आंच पे सिके हुए कबाब दिया करता था। लेकिन जनाब ये कभी नहीं हुआ कि नंबर के खिलाफ दिए हों। यहाँ मैंने जल्दी की, उसने फ़ौरन तेवरी चढ़ाई और कह दिया, हज़रत ये घुम्मी को अपनी जेंटलमैनी से ना दबाइए, भाई आपसे पहले का ये लौंडा खड़ा है, इसकी सीख सेक दूँ तो फिर आपकी बारी है। अरे देखिए मियाँ, आप ही के वास्ते लगा रखिए। अब घुम्मी की इस मुस्तकिल आदत से 2-4 दफ़ा मुझे भी तकलीफ़ हुई और बुरा भी मालूम हुआ, लेकिन ईमान की बात तो ये है कि उस जाहिल कबाबी में ये खसलत ऐसी थी हज़ारों पढ़े लिखों में नहीं मिलती। अब मसावात का सबक मैंने उसी दुकान पर पढ़ा था। हालांकि इन हजरत की इस हक शनासी की बदौलत, जिसमें कोई इस्तिस्ना ही न था, मुझको एक मर्तबा सख्त खिफ़त, परेशानी और बेहद ज़िल्लत उठानी पड़ी। उसके बाद वो मर गया और मुझे मरना है। मैं आज तक पछताता हूँ और अपनी इज्तिहादी हिमाकत और घुम्मी की जहालत आमेज़ अमल नंबरी पर मातम करता हूँ। तो हुआ यूँ, अलीगढ़ से क्रिकेट की टीम आई हुई थी। अब मेरे चंद खिलाड़ी दोस्तों ने उनकी दावत कर दी। उस दावत की इंतज़ामी मजलिस का मैं भी एक रुकन था। जब खाने की फहरिस्त तैयार हुई, शामते आमाल मेरे मुंह से निकल गया, घुम्मी के कबाब भी होने चाहिए। थोड़े बहस मुबाहिसे के बाद मेरी राय पास हो गई, लेकिन साथ ही इस पर जोर दिया गया कि जहां खिलाया जाए वहीं घुम्मी कबाब लगाएं, ताकि गर्मा गर्म इधर उतरे उधर दस्तरख्वान पर आए। और इसका इंतज़ाम मुझ बदनसीब को सौंपा गया। उस वक्त तो मैं खुश था कि भाई घुम्मी पर मुफ्त में एहसान होगा, और वो अलीगढ़ वाले भी क्या याद करेंगे दिल्ली की वो दावत खिलाई जो खाने वाले को सर से पांव तक जन्नती बना देती।
اور جس کے پہلے ہی نوالے سے خضوع و خشوع شروع ہو جاتا ہے. بس پھر کیا تھا، میں خوشی خوشی میاں گھمی کی دکان پہ پہنچا. وہ ابھی آئے نہ تھے. ایک لڑکا ان کا ٹھیا صاف کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ بھی لنگی باندھے، تہبند سے اونچا بنیان پہنے، بڑے ٹھسے سے تشریف لائے. سر پر پتیلا، بغلوں میں روٹیاں، دونوں ہاتھوں میں 2 پوٹ. عجیب سامان رکھتے رکھتے بھی بہت خوش نصیب کر ڈالا. جب ذرا ہلکے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے، میاں اشرف آج اس وقت کیسے؟ بھائی سیخیں تو گھنٹہ بھر میں تیار ہوں گی، مگر ہاں نمبر پہلا تمہارا ہوگا. گھمی میں اس وقت کباب لینے نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے کام لایا ہوں. ارے میاں میں کس کام کا ہوں؟ بھائی کباب بیچتا ہوں اور اپنا پیٹ بھرتا ہوں. اب گھمی نے اس فقرے میں ایسے انداز سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہیں کم بخت انکار کر دے تو سارا مزہ ہی کرکرا رہ جائے. ڈرتے ڈرتے کہا، وہ گھمی ایک دعوت ہے اور اس میں تمہارے کبابوں کی ضرورت، بھائی علی گڑھ تک نام ہو جائے گا. ہاں کباب جتنے چاہے لیجئے اور ایسے مزے کے لیجئے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. لیکن ایک شرط ہے بھائی، دعوت کی جگہ چل کر تیار کرنے پڑیں گے. دیکھو میاں اشرف یہ نہیں ہو سکتا کہ گھمی کسی کے در پہ جائے، آپ یہیں سے لے جائیے گا. اس جملے میں ایسی مڑک تھی کہ میں گھبرا گیا اور زور دیتے ہوئے کہا، لو اور سنو بھائی، میں تو اپنے دوستوں سے وعدہ کر آیا ہوں. ارے گھمی اپنے دلی والے کی اتنی لاج بھی نہیں. اب یہ جملہ سن کے میاں گھمی تھوڑا سا پسیجے. اتنے میں دکان پہ چند کبابوں کے رسیاں بھی آ گئے تھے. گھمی کہنے لگے، میاں اشرف اگر گھمی چیئر سے اٹھ کے کہیں گیا ہوں تو کلمے کی مار پڑے. لیکن خیر اب تم سے کیا کہوں، یہ بتاؤ یہ بیچارے جو شام کو کباب لینے آئیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ میاں وقت کون سا ہوگا دعوت کا؟ دعوت رات کی تھی اور دعوتوں کا عام طور پر یہی وقت ہوتا ہے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ بھائی گھمی دعوت رات کی ہے لیکن تمہیں دن سے آنا پڑے گا. اس پر میاں گھمی کو پھر جلال آ گیا. کہنے لگے، حضرت یہ گھمی پر اگر ایسا ظلم کرنا منظور ہے تو دوپہر کا وقت مقرر کرو کہ وہاں سے فراغت پا کے میں اپنی دکان تو لگا سکوں. بھائی ورنہ میرا سلام ہے اور اب میں اس سے زیادہ آپ کی مروت نہیں کر سکتا. اب دسترخوان پر گھمی کے کباب نہ ہو اور میری بات میں فرق آئے، اس سے تو یہ آسان تھا کہ دعوت کا وقت بدل دیا جائے. چنانچہ اپنی ترکیب سے یاروں کو سمجھا دیا، اگرچہ نفسیات اور فلسفے کا سارا زور لگانا پڑا. دعوت دن کے 11 بجے قرار پائی اور اس کی اطلاع میاں گھمی کو دے دی گئی اور یہ بھی بتا دیا اتنے آدمی کھانا کھائیں گے اور سب کے سب تقریباً نوجوان انگریزی فیشن اور انگریزی مذاق کے ہوں گے. اس کے جواب میں گھمی نے ایک بڑے عارفانہ لہجے میں صرف یہ کہا، اللہ مالک ہے میاں، اسی نے اب تک گھمی کی لاج رکھی ہے. دعوت ایک قدیم وضع کے مکان میں ہے. صدر دالان میں دسترخوان بچھانے کا انتظام ہے. صحن چبوترے سے نیچے ایک سیدری میں میاں گھمی ٹاٹ کے ٹکڑے پر پھسکڑا مارے تشریف فرما ہے. تسلے میں مسالہ ملا ہوا قیمہ، زانوں کے قریب سیخوں کا ڈھیر، مٹی کے کنڈے میں پیاز کا لچھا، باریک کتری ہوئی ادرک، ہری مرچیں، لیموں اور پودینہ رکھا ہے. کوئلے سلگ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے. میں صبح سے موجود تھا اور ہر 10 منٹ بعد میاں گھمی کو جھانک آتا. لیکن 9 بجے کے بعد جب کھانے کے دوسرے منتظمین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سارے کھانے تیار ہیں، تندور بھی گرم ہے، مہمانوں کے آتے ہی باقر خانیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، مجھے اپنے کبابوں کی فکر ہوئی. لپکا ہوا میاں گھمی کے پاس گیا. انہوں نے کیا دیکھتا ہوں، نہ پورے کوئلے دہکے ہیں، نہ قیمے نے کبابوں کی شکل اختیار کی ہے، اور میاں گھمی بڑے آرام سے بیٹھے قیمے کو دہی ڈال ڈال کر متھ رہے ہیں. ارے بھائی 2-4 منٹ میں یہ سیر دیکھتا رہا. آخر اکتا کر پوچھا، بھائی گھمی یہ تم کر کیا رہے ہو؟ سیخیں یوں ہی پڑی ہیں، کباب کب تیار ہوں گے؟ بھائی دیکھو 10 بجنے کو ہے، ٹھیک 11 بجے دسترخوان پہ جانا چاہیے. لو میاں حد ہو گئی، نہ تو میں خالی بیٹھا ہوں اور نہ کھیل رہا ہوں. بھائی کام اپنے رستے سے ہوا کرتا ہے، ذرا قیمے کو درست کر لوں تو پھر سیخوں کو لوں. ارے اتنے میں کوئلوں کا تاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس صرف 40-50 ہی منٹ ہیں اور تمہارے کام میں تو بہت دیر معلوم ہوتی ہے. بھائی دوسرے کھانے کبھی کے تیار ہو چکے. ارے میاں ان کا اور کام ہے اور میرا اور کام، اور آخر جب سے آیا ہوں اسی میں لگا ہوا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے، مگر خدا کے بندے تم نے یہ اوپر کا کام بھی پہلے نہ کر لیا ہوتا. کوئی دم میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے. وقت کی پابندی بہت ضروری ہے گھمی. بھائی میں وقت کو دیکھوں یا اپنے کام کو دیکھوں؟ ہاں اب یہ تو مجھ سے ہوگا نہیں کہ آپ کی اس کرکٹ کی ٹیم کی وجہ سے میں اپنے کباب کو خراب کر دوں.
ارے تم آج مجھ کو بغیر ذلیل کے نہیں رہو گے بھائی. اپنے قیمے سے کشتی لڑ چکے بھائی, آپ بھی خوب سلگ رہی ہے, سیخیں لگانی شروع کر دو. اسی لیے میں پرائے تابعداری نہیں کرتا. ارے بڑے بڑے نوابوں نے بلایا مجھے, نہیں گیا. دنیا کے انعام کے لالچ دیے, لیکن میں نے اپنی اسی حالت کو بہتر سمجھا. میں بھلے سے پھٹے حالوں رہتا ہوں, غلام تو نہیں, نوکری تو نہیں کرنی پڑتی مجھے کسی کی. ارے بھائی تم کس کے نوکر ہو؟ اس وقت ہم سب تمہارے نوکر ہیں. صرف یہ عرض ہے گمنی, ہماری دعوت پھیکی نہ رہ جائے. ارے میاں چھوڑو اشرف, پھیکی کیسی, ایسی چٹپٹی کے کھانے والے عمر بھر یاد کریں. اب آپ تشریف لے جائیے اور ٹھیک آدھے گھنٹے میں سیخیں لینی شروع کر دیجیے. یہ کہہ کر میاں گھمی نے کچھ ایسے تیزی سے ہاتھ چلائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری سیخوں پر قیمہ چڑھا کے تاگے لپیٹ ڈالے, اور جو لڑکا پنکھا جل رہا تھا اس سے کہنے لگے, ذرا دبا کے چلا. 11 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مہمان آ پہنچے. اب کالج کے طلبہ عموماً آزاد اور بے تکلف ہوتے ہیں. آتے ہی انہوں نے کھانا مانگا. مہمان, میزبان, طفیلی اور طفیلی سب ملا کر کوئی 50 آدمی تھے. دسترخوان بچھا, خالی رکابیاں رکھی گئیں. آبوں میں کھانا نکل نکل کر آنے لگا. مجھے اپنے کبابوں کا اندیشہ تھا. لپکا ہوا میاں گھمی کے پاس گیا. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا, حضرت کھلانا شروع کر دیجئے, خدا نے چاہا تو اب تار نہیں ٹوٹے گا. یہ سن کر میں نے دیکھا تو حقیقت میں 8-9 رکابیاں کبابوں سے بھری رکھی تھیں, اور ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ ادرک کی ہوائی, پیاز کا لچھا, باریک کتری ہوئی ہری مرچیں اور پودینہ چھڑکا ہوا تھا. ارے کہیں خوشی کی گھبراہٹ میں یہ پوچھ بیٹھا, ارے گھمی کبابوں سے تاگے نکال دیے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ میاں گھمی آئیں تو جائیں کہاں. بھائی جان کو آ گئے. ارے میاں اشرف, تم نے کیا مجھے گنوار سمجھا ہے؟ ارے میں نے کیا گھامڑوں میں عمر گزاری ہے؟ واہ صاحب واہ, اچھی قدردانی کی. ارے کیا کہنے آپ کی سمجھ کے, دلی رہ کے میں نے بھاڑ نہیں جھوکا ہے. کباب بیچے کباب, اور وہ بھی کہاں؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے تلے, جہاں ایک سے ایک تانا شاہی مزاج کا آدمی آتا ہے. میاں اچھے سے اچھی اور بڑے سے بڑے لوگوں کو بھوکتا ہے. واہ صاحب واہ, یہ حد تیری قسمت کی ایسی کی تیسی. نہیں میاں اشرف, یہ آج وقت کی خوبی ہے. گھمی 40 برس کا کبابی, اور اس سے پوچھا جاتا ہے کبابوں میں سے تاگے نکال دیے. واہ 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 میاں اشرف, واہ واہ واہ. میاں گھمی تو بڑبڑاتے رہے, اور میں نے نوکروں کو بھیج دیا کہ کبابوں کی رکابیاں اٹھا لیں. اب کھانا شروع ہوا. کمبختی اب جو آئی, میں نے گھمی کی تعریف اور کھانوں میں سب سے پہلے کباب پیش کیے. کچھ تو کباب کے ذائقے نے سارے کھانوں کا مٹھ مار دیا. جس نے اس کا ایک لقمہ کھایا, کسی دوسرے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. چند منٹ بعد ساری پلیٹیں صاف. اتنے میں 25-30 سیخیں اور آئی. وہ پہنچی دسترخوان پر اور ٹکا بوٹی ہو گئی. بھائی اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ادھر کباب آئیں اور ادھر غائب. آنے میں دیر ہو تو پھپتیاں کسی جائیں. اور یہ مہذب شہدے, تعلیم یافتہ لنگارے, کسی کے روکے کب رکے تھے بھائی, اٹھ کر دوڑنے لگے. جو جاتا میاں گھمی سے کباب اٹھا لاتا, اور آتے ہی دسترخوان پر چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی. ارے بھائی جب اس معاملہ اس سے بھی گزر گیا اور کباب تیار نہ ملے تو جو جاتا میاں گھمی اس سے کہہ دیتے, حضرت رکابی چھوڑ جائیے, کباب سیکھ جائیں گے تو لے جائیے گا. تو خالی رکابیاں چھوڑ دی گئیں اور انتظار شروع ہوا. اب جو جاتا میاں گھمی سے کہتا, ارے گھمی کباب دو. میاں آپ کا بھی لمبر نہیں ہے, یہ سامنے جو اینک لگائے بیٹھے ہیں نا, پہلے پلیٹ ان کی آئیے. دوسرا جاتا, ارے بھائی کباب لاؤ. دیکھو میاں, میں لمبر سے دوں گا. نمبر اور وار سنتے سنتے آخر سب جل گئے. سعید صاحب جو اس پارٹی کے سرغنہ اور پورے جلاطن تھے, آخر بگڑ گئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اشرف, ارے یہ تمہارا کبابی آدمی ہے یا پیسے والا ٹرو؟ نمبر وار دوں گا کی رٹ لگا رکھی ہے, کہیں میں چانٹا نہ مار بیٹھوں اسے. یہ سننا تھا کہ میاں گھمی کے تن بدن میں آگ لگ گئی. کہنے لگے, اے گھمی کو چاٹا مارنے والا تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. یہ سیخچا دیکھا ہے, آدمی کا پیٹ پھاڑ دیتا ہوں. اور تم جیسے انگریزوں کی بیٹ چاٹنے والے 1000 دیکھ ڈالے ہوں گے. ارے ولایت والوں کی اترنے کیا پہننے کو مل گئی کہ اترا ہی گئے. ارے ذرا ان کنگلوں کی صورتیں تو کوئی دیکھے. اور میاں اشرف, آپ نے یہ بہروپیے کہاں سے پکڑ کے بلائے ہیں؟ اجی ایسے لٹیرے مہمان تو ہم نے کہیں دیکھے نہ سنے. کیوں جی, ایسے ہی جنٹل مین ہوتے ہیں.
इधर मियाँ घुम्मी पर बकवास का दौरा पड़ा हुआ था और उधर बाज नौजवान बिगड़ चले। अरे मैं डरा कि कहीं घुम्मी पर हमला ना हो जाए और वो अपनी फूहड़ जबान की पादाश में वाकई पिटने न लगे। हाँ तो किसने मना किया है? नंबरवार आए और ले जाएं। बे नंबर तो मैं लाट साहब को भी नहीं देने वाला। ये किस खेत की मूली है? रफे शर की गरज से किसी कदर लजाजत से मैंने कहा, अरे घुम्मी ये तुम्हारी दुकान तो नहीं जहाँ तुमने नंबर की शर्त लगा रखी है? ये मियाँ? तो हमारा मकान है। यहाँ पहले और पीछे आने वाले का क्या सवाल? अरे ये तुम्हारे गाहक तो नहीं जो बुरा मान जाएंगे। भाई गुस्से को थूक दो और कबाब दो। मियाँ, मकान हो, दुकान हो या आसमान हो, भाई अपनी आदत क्यों बिगाड़ो? और हाँ, वैसे भी पराये शगुन के लिए नाक कटवाना मुझे नहीं आता। और हाँ, अगर आपको इनकी ऐसी खातिर मंजूर है तो आप आइए, बिस्मिल्लाह, आप बैठिए, आप कबाब लगाइए और जिस तरह से जी चाहे दीजिए। घुम्मी तो अपने हाथ से देगा और नंबर वार ही देगा। ये कहते कहते मियाँ घुम्मी खड़े हो गए और तौलिया कंधे पर डाल चले। मैंने हर चंद समझाया, फुसलाया, ठोड़ियों में हाथ दिए, लेकिन उन पर भूत सवार हो गया था। भाई इधर ये ख्याल कि दावत में खंडक पड़ ही चुकी है, खुदा ना खास्ता कोई और हरकत ना हो जाए। हिमाकत की शरारत से टक्कर हो गई तो गजब ही हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया। लोगों ने उन्हें दूर तक शोर मचाते सुना। गोया रेल का इंजन था कि अकेला धुआं छोड़ता चीखता चला जाता है। तो हाजरीन, ज़ाब्तों का वो अपने था पाबंद, बस इसी में रहता था खुद रसना। कीमा सीखों पर जब चढ़ाता था, आप ही आप बड़बड़ाता था। काम अदना था, बात उसकी बड़ी, इस जहां में थी जात उसकी बड़ी। अब न घुम्मी है न किला है आबाद, हो गया गुम वो शाह जहानाबाद। हाय क्या जायका था और कैसा स्वाद, रह गई है बस एक सुनहरी याद। न वैसी बोलियां हैं न वैसे कबाब, कोयला राख हो चुका है जनाब, कोयला राख हो चुका है। शुक्रिया। बहुत